वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम कार्बोहाइड्रेट्स किन्हें कहते हैं, और अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन कैसे हुए हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन है वो उनके बिहेवियर के बेसिस पे है कि वो हाइड्रोलिसिस करने पे कैसे बिहेव करते हैं। ओके, यानी हमने यहाँ से क्या सीखा कि उनकी जो क्लासिफिकेशन है किस बेसिस पे है कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद वो कैसे बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने हैं। पहला है मोनोसेक्राइड्स, दूसरा है ओलिगोसेक्राइड्स एंड लास्ट है पॉलीसेक्राइड्स। तो सबसे पहले हम सीखेंगे मोनोसेक्राइड्स के बारे में। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फर्दर हाइड्रोलाइज ना हो सके, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फर्दर हाइड्रोलाइज ना हो सके, यानी हाइड्रोलिसिस करने पर जो वो सिंगल यूनिट्स ना दे सके, यानी कि वो पहले ही से क्या हो, सिंगल हो, तो उनको हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो आगे पार्ट में डिवाइड ना हो सके। ठीक, हाइड्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं वाटर जैसे ही ऐड करते हैं तो जो हमारे पास पहले से जो पार्टिकल जो कंपाउंड रहता है वो अपने पार्टिकल्स में ब्रेक होने लगता है। तो मोनोसेक्राइड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको हाइड्रोलिसिस कराएं हम, और अब वो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहे, यानी वो एज इट इज़ रह रहे हैं, यानी कि वो सिंगल यूनिट से बने हुए हैं। तो हम ईजिली क्या कह सकते हैं, मोनोसेक्राइड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सिंगल यूनिट से बने होते हैं, यानी कि उनको हम फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं करा सकते हैं। सिमिलरली ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स दे दे, कब, हाइड्रोलिसिस करने में। मोनोसेक्राइड्स कितने दे रहे थे, हाइड्रोलिसिस करा नहीं रहे थे, यानी वो सिंगल यूनिट थे। अब हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं और हमें 2 to 10 पार्टिकल्स यानी 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स मिल रहे हैं, तो इनको हम कहेंगे ओलिगोसेक्राइड्स। जब अगर ओलिगोसेक्राइड्स को हाइड्रोलिसिस कराने पर अगर 2 मोनोसेक्राइड यूनिट में ब्रेक होता है तो उन्हें हम डाइसेक्राइड्स कहते हैं। 3 में ब्रेक होता है उन्हें ट्राइसेक्राइड, 4 में ब्रेक होता है उन्हें टेट्रासेक्राइड एंड सो ऑन। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, आपका सुक्रोज है। सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से। तो इस तरह सुक्रोज आपका क्या हो गया, ओलिगोसेक्राइड्स। आगे आपका पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो बहुत सारे नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स में ब्रेक हो जाए, कब, हाइड्रोलिसिस कराने पे, उन्हें क्या बोलेंगे, पॉलीसेक्राइड। तो आपको क्या याद करना है, ऐसा कंपाउंड जो क्या हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस ना कर सके उन्हें मोनोसेक्राइड्स करेंगे। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हम हाइड्रोलिसिस कराने के बाद 2 to 10 पार्ट्स में ब्रेक हो रहे हैं, 2 to 10 हमें मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिल रही हैं, उनको बोलेंगे ओलिगोसेक्राइड, जैसे डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड एटसेट्रा। और पॉलीसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स में ब्रेक हो सके। एग्जाम्पल आपका क्या है, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गए, गम्स हो गए, ये सारे आपके क्या हो गए, पॉलीसेक्राइड्स। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो स्वीट टेस्ट वाइज नहीं होते। जैसे सुक्रोज क्या होता है आपका, स्वीट होता है, इसी तरह पॉलीसेक्राइड स्वीट नहीं होते, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं नॉन शुगर। शुगर क्या होते हैं, जो टेस्ट वाइज स्वीट हो, तो जो टेस्ट वाइज स्वीट नहीं होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स आगे भी क्लासिफाइड किया गया है, उनको क्या बोलेंगे, रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग शुगर्स। अब ये क्वेश्चन आपका यहाँ से इम्पॉर्टेंट बनता है, पूछता है व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर और व्हाट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ऐसे सारे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग या फिर टॉलरेंट रीजन को रिड्यूस कर दें उनको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। यानी यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या बनता है, इम्पॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट इज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछ चुका है। ओके, तो आपके रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, जो क्या कर सके, टॉलरेंट रिएजेंट या फेलिंग रिएजेंट के साथ रिड्यूस हो सके, उन्हें हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। और जो नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सभी एल्डोज और कीटोज क्या होते हैं हमारे, रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ से क्लियर हो गया, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। अब हमें डिटेल्ड स्टडी करने की मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं। ओके, तो मोनोसेक्राइड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है
किसके बेसिस पे? उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम में, किसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है और उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। मोनोसेक्राइड को फर्दर कैसे डिवाइड किया गया? कितने उनमें कार्बन उन्होंने यूज़ किया और कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं एल्डोज और एक को हम बोलते हैं कीटोज। तो आपको समझ आ रहा होगा, एल्डोज वो होते हैं जिनमें कौन सा हो? एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हो, और कीटोज वो हो गए जिनमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हो? कीटोज। देखिए, जैसे 3 हमारे पास कार्बन आइटम है, उनको हम बोलेंगे ट्राइओज, 4 को हम बोलेंगे टेट्रोज, क्योंकि हमें याद रखना है कि इनके एंड में हमें OSE ऐड करना है, जैसे ग्लूकोज, माल्टोज, ये सारे क्या है? मोनोसेक्राइड्स है ना। तो इसीलिए इनके एंड पे हमें OSE ऐड करना है। तो 3 कार्बन है तो ट्राइओज, 4 टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। अब देखिए, अगर इनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो इनका नाम हो जाएगा एल्डोट्राइओज, यानी 3 कार्बन का है ट्राइओज और एल्डिहाइड ग्रुप है तो उससे एल्डोट्राइओज। इसी तरह कीटोन ग्रुप है तो कीटोट्राइओज, कीटोटेट्रोज, कीटोपेंटोज, ऐसे अलग अलग नाम हम बना सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ से? ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम जाते हैं। हमने बताया हुआ था कि आपको एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके मोनोसेक्राइड्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप राइट डाउन कर लीजिए कौन कौन से मोनोसेक्राइड्स आपके होते हैं। ग्लूकोज होता है आपका, इम्पॉर्टेंट है, आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इससे पूछ सकते हैं। आपको ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा कि इनमें से कौन से आपके मोनोसेक्राइड्स हैं, कौन से डाइसेक्राइड्स। तो आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, और क्या होते हैं, मुझे इतने ही नाम याद आ रहे हैं। राइबोज, हाँ राइबोज हो गया। ये सारे क्या है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, पर हाँ ये तीनों आपके क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड्स। नाउ हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे किसके बारे में? ग्लूकोज के बारे में। और हाँ, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो है वो फिक्स होता है ग्लूकोज से। इसके 6 टेस्ट हैं, इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज के बारे में पढ़ते हैं। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज अकर्स फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म। इट इज़ प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी। राइप ग्रेप्स ऑल्सो कंटेन ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट। यानी कि ग्लूकोज क्या होता है? फ्रीली भी पाया जाता है, कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। कंबाइंड फॉर्म में कैसे? फ्रूट्स में, हनी में, राइप ग्रेप्स में, इन सारी चीज़ों में हम ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज पाते हैं, ठीक। अब हम पढ़ेंगे ग्लूकोज जो होते हैं इनकी प्रिपरेशन हम कैसे। ये तो हो गया नेचुरली, आपको फ्रूट्स में मिल गया, हनी में मिल गया, ग्रेप्स में मिल गया। लेकिन अगर हमें बनाना हो ग्लूकोज तो हम कैसे बना सकते हैं? तो इसके 2 तरीके हैं, ओके। पहला तरीका हम देखते हैं क्या है, सुक्रोज से, और दूसरा तरीका क्या है, स्टार्च से, ठीक। देखो, हम सबको पता है, ये सब पहले से हम जानते हैं कि अगर हम क्या ले रहे हैं, सुक्रोज ले रहे हैं, जो यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, केन शुगर। इसको अगर हम बॉयल करेंगे किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, या तो H2SO4 के साथ एल्कोहलिक सोल्यूशन में। किसको, केन शुगर को अगर हम बॉयल करेंगे डाइल्यूट HCl या तो H2SO4 के साथ एल्कोहलिक सोल्यूशन में, तो क्या देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है, सुक्रोज है। सुक्रोज में हमने क्या डाल दिया, इसको H2SO4 के प्रेजेंस में हमने बॉयल कर दिया HCl के प्रेजेंस में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो यहाँ से हमें ग्लूकोज मिल सकता है, राइट, ओके। और नेक्स्ट हमारा क्या, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ग्लूकोज का हमने हाइड्रोलिसिस कराया है। हाइड्रोलिसिस करने पे ये ब्रेक होगा और एसिडिक मीडियम H+ हमने ऐड किया, तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। सिमिलरली हम स्टार्च से कैसे बनाते हैं, जो हमारा कॉमर्शियल मेथड होता है उसके थ्रू हम स्टार्च से बनाते हैं। कॉमर्शियली में ग्लूकोज जो चाहिए होता है वो हम स्टार्च के थ्रू बनाते हैं। क्या करते हैं, हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज में। कई सारे ग्लूकोज में यहाँ पे मिलते हैं। देखिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो होता है फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंट होता है, ओके। तो यहाँ से हमने पढ़ लिया प्रिपरेशन। पहली कैसी थी, केन शुगर से क्या करते थे, केन शुगर को एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराते थे, तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक होता था। सिमिलरली स्टार्च का हम क्या कराते थे, हाइड्रोलिसिस कराते थे एसिडिक मीडियम में, तो वहाँ पे हमें कई सारे ग्लूकोज मिलते थे। नाउ आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ठीक। चलो,
देखिए ये जो आपका ये बना हुआ है ये है ग्लूकोज का आपका स्ट्रक्चर। ठीक, देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, राइट। तो कैसे बनाएंगे, सबसे देखो 6 कार्बन बना लो, 4 5 6, पहले वाले में एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दो, आखिरी वाले में CH2OH, बाकी सब में एक तरफ क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, एक तरफ H जुड़ेगा। तो इसी को इन्होंने क्या कर दिया, सारा एक साथ करके ये 1 2 3 4 4 कार्बन को इन्होंने एक साथ करके क्या लिख दिया है, CHOH, और ये 4 टाइम्स, और इनको ऐसे ज्वाइन कर दिया, यानी कि कैसे बना हुआ है, CHOH कितने होंगे, 4, 4 1 5 कार्बन, और लास्ट वाला कार्बन CH2OH। तो ये क्या बन गया, हमारे ग्लूकोज बन गया। ठीक है, अब देखो ग्लूकोज में कौन सा प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, राइट, इसीलिए हम को क्या बोलते हैं, एल्डो। और ये कितने कार्बन से, 6 कार्बन से, इसलिए हेक्सोज। क्या नाम हो गया इनका, एल्डो हेक्सोज। ये क्या है, मोनोसेक्राइड्स है। अभी हमने स्टार्टिंग में मोनोसेक्राइड्स की नेमिंग पढ़ी है कि जितने कार्बन होंगे उतना ओज लगा देंगे और आगे एल्डिहाइड या कीटोन। तो यहाँ पे कैसा है, एल्डिहाइड ग्रुप है और 6 कार्बन है, इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, एल्डो हेक्सोज। और इसको हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोमर यूनिट होते हैं, जैसे हो गया स्टार्च हो गया, जैसे सेल्यूलोज हो गया, इन सब के मोनोमर कौन होते हैं, ग्लूकोज होते हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट, 6 पॉइंट यहाँ पे आपके हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन इससे बनता है, इस पॉइंट से, कि अगर हम देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको ये दे दे, ये दे दे, ये पूछ ले, या तो आपको ये दे दे, ये दे दे और ये पूछ ले, यानी आपसे प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, रिएजेंट भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहला हमें क्या पढ़ना है कि अगर हम ग्लूकोज को HI के साथ डाल के हीट कर दें तो ये क्या बना लेंगे, ये सिंगल चेन में सारे कार्बन की सिंगल चेन में आ जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे एन हेक्सेन। पूछ सकता है आपको ग्लूकोज जो होता है वो एन हेक्सेन में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, तो वहाँ पे हम लिख देंगे HI के साथ हम उनको हीट करा देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। ये किसके लिए कर, ये वो चेक करने के लिए होता है कि इनके पास 6 कार्बन एटम है, किसके लिए, 6 कार्बन एटम्स की चेक करने के लिए। क्योंकि जैसे इनको क्या करेंगे, HI के साथ करेंगे, 6 कार्बन की लंबी चेन बन जाएगी जो हमें प्रूफ दे देगी कि ग्लूकोज कंटेनिंग 6 कार्बन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नेक्स्ट टेस्ट जो हमने करना है वो क्या है, वो प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये 2 ऑप्शन है, या तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला देख कर रहे हैं, क्या करेंगे हम, ग्लूकोज को हम ऐड करेंगे हाइड्रोक्सिल एमाइन, NH2OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन। जैसे हम ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल एमाइन ऐड करेंगे तो ये कार्बोनिल वाला ग्रुप जो होता है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होता है, देखिए ये कार्बोनिल है ना आपका, यहाँ पे होता है आपका C≡O, ठीक, और आपका ये होता है NHHOH। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ से दोनों H हटा के और यहाँ से O हटा देते हैं, यानी कि यहाँ से वाटर ये क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। वाटर रिलीज करते तो कार्बन का जो डबल बॉन्ड O है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है डबल बॉन्ड NOH में। ठीक, तो ये जो बना हुआ साइनोहाइड्रिन इसको कहते हैं, सॉरी ऑक्जिम, इनको क्या कहते हैं, ऑक्जाइम कहते हैं। जब भी हम इसको क्या करेंगे, ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्या बना लेगा, ऑक्जाइम। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसको HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हुआ, देखो यहाँ C≡N रहेगा, राइट। अब ये क्या करेगा, ये ब्रेक हो जाएगा HCN के साथ, HCN रहेगा ना, C≡, तो एक ये इसका जो कार्बोनिल ग्रुप है ये एक OH बना लेगा और एक CN बना लेगा। ठीक है,
तो ये हमारा प्रेजेंस कर, देखो ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर रहे हैं ना, तो इसीलिए क्या कराते हैं, कंफर्मेशन देते हैं किसका, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्लूकोज। अब ये जो फोर्थ पॉइंट है ये आपका उस चीज़ के लिए है कि जो हमारा जो देखो पहला टेस्ट किस लिए था, 6 कार्बन के प्रेजेंस के लिए, दूसरा टेस्ट क्या था, कार्बोनिल कार्बन के प्रेजेंस के लिए, थर्ड इस चीज़ के लिए टेस्ट है कि जो हमारे पास कार्बोनिल कार्बन है वो एल्डिहाइड है कि कीटोन है, इस चीज़ के लिए। यानी कि ये क्या कंफर्म करता है कि कार्बोनिल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो हम इसको ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड में। ठीक है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिससे हम ये कंफर्म कर सकें कि ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप है, सॉरी ग्लूकोज के पास जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हम ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करें तो कैसे क्या बनेगा। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लूकोनिक एसिड को हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ये जो अब हमने देखो क्या पढ़ लिया, कार्बन 6 कार्बन होते ये देख लिया कैसे, HI के साथ, कार्बोनिल कार्बन होता है ये देख लिया किससे, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ और NH2OH के साथ। फिर हमने तीसरे पॉइंट में क्या देखा कि यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड है, ये कौन बताता है, ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन के लिए। अब हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये कंफर्म करता है कि ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप्स हैं, क्या है, 5 OH ग्रुप्स हैं जो कि अलग अलग कार्बन से अटैच्ड हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करा देते, तो जितने भी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके एसीटेट दे देते, क्या देते हैं, एसीटेट। और जैसे ही हम इसका रिएक्ट कराते हैं हम देखते हैं हमारे पास 5 एसीटेट ग्रुप मिल रहे हैं, कितने, 5 एसीटेट ग्रुप, यानी कि ये शो कर रहा है कि हमारे पास 5 OH ग्रुप होते हैं, किसमें, एल्कोहल में। कंफर्म हो गया। चलो 6 और लास्ट पॉइंट जो है ये कहता है कि अभी जो हमने 5 OH ग्रुप देखे हैं उनमें से एक प्राइमरी अल्कोहल होता है और बाकी सारे सेकेंडरी, जो बीच में आएंगे ये वाले ये तो सारे सेकेंडरी होंगे और लास्ट वाला हमारा क्या होगा, प्राइमरी होगा, इसके प्रेजेंस के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करा देते हैं, इनके ऑक्सीडेशन करा देते हैं, ग्लूकोज का क्या करा देंगे, ऑक्सीडेशन करा देंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैक्रिक एसिड में। चाहे वो हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराएं तो भी सैक्रिक एसिड में कन्वर्ट होगा, चाहे हम ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन कराएं तो भी हमें सैक्रिक एसिड मिलेगा। यानी कि चाहे एल्डिहाइड का चाहे अल्कोहल का, दोनों को ऑक्सीडेशन कराने में एसिड में कन्वर्ट होगा। क्लियर हो गया यहाँ से 5 पॉइंट। हमने क्या क्या पढ़ा, पहले पॉइंट में पढ़ा कि फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। सेकेंड पॉइंट में हमने ये देखा कि जब हम HI से रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ये कंफर्म हो जाता है कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है। नेक्स्ट हमने 2 रिएक्शन देखे जो कंफर्मेशन के लिए थे, कार्बोनिल कार्बन के, जिसमें एक था NH2OH और दूसरा था हमारा HCN। थर्ड हमने देखा कि कार्बोनिल कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप है कि नहीं, इसके लिए हमने क्या करा, ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन करा दी। फोर्थ पॉइंट हमने देखा कि हमारे पास 5 जो है OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इनके कंफर्मेशन के लिए, तो हमने एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके एसीटेट बना दिया। लास्ट हमने जो पॉइंट पढ़ा कि जो 5 OH ग्रुप होते हैं, 5 अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, इनमें से एक हमारा प्राइमरी होता है जो कि लास्ट वाला होता है, इसलिए हमने क्या करा, उनका ऑक्सीडेशन करा दिया। ठीक है, यहाँ से इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। ये 5 6 रिएक्शन कई बार पूछे हैं। ओके, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो चाहे आप CBSE बोर्ड में, दोनों में पूछा गया है। ठीक, चलो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग कहीं कहीं देखेंगे D ग्लूकोज लिखा रहता है, कहीं कि L ग्लूकोज लिखा रहता है, तो ये DL नोटेशंस क्या होती हैं इसके बारे में। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड के बेसिस पे बनाया गया, हमें ग्लूकोज के लास्ट के 2 कार्बन देखना है, लास्ट के सेकेंड कार्बन में देखना है। अगर हमारे पास OH ग्रुप कहाँ पे हो, राइट साइड में हो, तो हम उन्हें प्लस यानी कि D बोल सकते हैं, और अगर हमारा लेफ़्ट साइड में हो तो हम उन्हें माइनस यानी L बोल सकते हैं। प्लस को हम क्या बोलते हैं, डी कन्फिग्रेशन, इसका मतलब क्या है, वो डेक्स्ट्रो है,
और एल कन्फिग्रेशन यानी कि माइनस। ठीक, तो जो प्लस माइनस आता है वो कैसे पता चलता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ कंपैरिजन करा देते हैं। लास्ट सेकेंड कार्बन जो होता है अगर लेफ्ट में OH है तो उसको बोलते हैं एल, और राइट में OH है तो उसको डी। ठीक, ओके। अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो अभी हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ा, तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जो ओपन स्ट्रक्चर में नहीं आ रही थी, वो हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर में पढ़ा। देखो क्या चीज़, ग्लूकोज जो होते हैं वो स्निफ टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक, क्योंकि उनके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, साइक्लिक वाला लिया। पेंटासीटेट जो ग्लूकोज का होता है वो हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ग्लूकोज जो होते हैं वो 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं अल्फा और बीटा। क्या क्या बोलते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है, समझाते हैं, 1 मिनट। ठीक, 2 तरीके के आपके होते हैं, दोनों सिखाएंगे।
सुक्रोज किससे किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज और अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज किससे, अरे सुक्रोज किससे मिलकर बनता है? डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज। ठीक, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज, यानी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक, समझ गए किससे मिलकर बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। हमने बना लिया। अब देखो रियल में क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है? OH रहता है। ठीक, याद है ना सबको? हमारा यहाँ पे क्या रहता है? OH रहता है। और हमारा यहाँ पे क्या रहता है? CH2H, H बीटा है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है? हमारा OH रहता है। ठीक, अब देखो जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जैसे ही इसमें क्या कराएंगे, वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। क्या? OH और H क्या रिलीज हो, वाटर रिलीज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर OH माइनस यहाँ से निकलेगा, इस कार्बोकेटायन हो जाएगा और ये क्या बना लेंगे? बॉन्ड। अब देखो यहाँ जब हम बॉन्ड बना रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। ठीक, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। तो याद रखिएगा इस ऐसा बॉन्ड जो वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज होने से बनता है उनको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखो दिया है, these two monosaccharides are held together by a glycosidic linkage between C1 of alpha D glucose and C2 of beta D glucose। ठीक, तो अगर पूछ ले कोई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? कई बार पूछा है व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, जब दो मोनोसेक्राइड्स को ऐड करते हैं तो जो एडिशन के ड्यूरिंग वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और ऑक्सीजन की एक बॉन्ड बनती है, उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, चलो तो यहाँ से हमने क्या देखा, सुक्रोज किससे किससे मिलकर बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से। नेक्स्ट है हमारा माल्टोज। माल्टोज किससे किससे मिलकर बनता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो हमें याद रखना अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ पे भी क्या होता है? ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनता है वाटर को रिलीज करके, तो कैसा है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या याद रखना है? C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उनको क्या बोलते हैं? माल्टोज। फिगर विगर आपसे नहीं पूछता, आपसे बस पूछता है, मतलब अब तक जितने क्वेश्चन पूछे उनके अकॉर्डिंग ये पूछा गया है कि सुक्रोज किससे मिलकर बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। माल्टोज किससे मिलकर बना है? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। ये अल्फा बीटा ध्यान देना है। और लास्टली आपका लैक्टोज। लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है? बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। यहाँ पे भी क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और कैसा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। क्लियर हुआ यहाँ से? ग्लूकोज किससे सुक्रोज किससे मिलकर बनता है? ग्लूकोज फ्रक्टोज। कैसे? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। माल्टोज किससे मिलकर बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। और आपका लैक्टोज किससे मिलकर बनता है? बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमें पढ़ना है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड जानते हैं बहुत सारे मोनोसेक्राइड जुड़े रहते हैं, तो क्या बनाते हैं? किससे जुड़े रहते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। तो ये क्या होते हैं? पॉलीसेक्राइड्स। ठीक, पॉलीसेक्राइड्स में हमें पढ़ना है 3, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। तो सबसे पहले हम स्टार्च पढ़ते हैं। ठीक, स्टार्च क्या होते हैं? स्टार्च होते हैं मेन स्टोरेज ऑफ पॉलीसेक्राइड्स ऑफ प्लांट्स। व्हाट इज स्टार्च? मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स ऑफ प्लांट्स। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। हाई कंटेंट कहाँ पाए जाते हैं? सीरियल्स में, रोट्स में, ट्यूबर्स में और कुछ वेजिटेबल्स में। ये क्या होते हैं? अल्फा ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं। क्या होते हैं? याद रखना है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। किसके पॉलीमर हैं ये? अल्फा ग्लूकोज के। अब देखो ये अल्फा ग्लूकोज के होते हैं, लेकिन इनके दो कंपोनेंट, मतलब दो पार्ट होते हैं, एक एमाइलोज और एक एमाइलोपेक्टिन। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, व्हाट इज एमाइलोज, व्हाट इज एमाइलोपेक्टिन, या फिर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो याद रखना। देखो
एमाइलोज छोटा नाम है, एमाइलोपेक्टिन बड़ा नाम है। तो एमाइलोज, एस मतलब सॉल्युबल, एमाइलोज क्या होते हैं सॉल्युबल, एमाइलोपेक्टिन क्या होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर, एमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं और एमाइलोज क्या होते हैं वाटर सॉल्युबल। अब देखो एमाइलोज का नाम छोटा है यानी ये 15 से 20% में रहते हैं, एमाइलोपेक्टिन का नाम बड़ा है यानी 80 से 85% में रहते हैं। ठीक, एमाइलोज क्या होते हैं लॉन्ग अनब्रांच चेन होते हैं और ये क्या होते हैं लॉन्ग ब्रांच चेन पॉलीमर होते हैं। ठीक है, तीन डिफरेंस है, एक सॉल्युबिलिटी का और एक परसेंटेज का और एक स्ट्रक्चर का। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं एमाइलोज कैसे बनते हैं। हमने बोला स्ट्रेट चेन बना देने किसकी अल्फा ग्लूकोज की, अल्फा ग्लूकोज की जैसे स्ट्रेच में ना क्या हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल C1C4 के बीच में बन रहे कैसे हो रहे अल्फा से मिलकर बन रहे, तो ये कैसे लिंक है अल्फा लिंक है। ठीक, तो क्या रखना ग्लूकोज को कई सारे सिंगल चेन में लगा के उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते जाओ, क्या बन जाएंगे स्टार्च, सॉरी एमाइलोज। एमाइलोपेक्टिन क्या होते हैं, एमाइलोपेक्टिन में एक आपको बनाना है C1C4 का, एक बनाना है C1 से ब्रांच होता है ना, तो सिंगल स्ट्रेट बनाने के लिए C1C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है और ब्रांच के लिए C1C6 के बीच में। याद रखें इसमें भी हमारे सारे क्या होते हैं अल्फा ग्लूकोज ही होते हैं, क्या होते हैं अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, एमाइलोज में भी अल्फा ग्लूकोज और एमाइलोपेक्टिन में भी अल्फा ग्लूकोज। अंतर क्या होता है बता चुके हैं। नेक्स्ट है सेलुलोज। सेलुलोज कहाँ पाए जाते हैं प्लांट्स में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं प्लांट्स में, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब ये क्या होता है देखो ये एक स्ट्रेट चेन पॉलीसेक्राइड है, कैसे है स्ट्रेट चेन पॉलीसेक्राइड जिसमें क्या होता है बीटा डी ग्लूकोज होते हैं। याद रखिए कि स्टार्च में क्या होता है अल्फा डी ग्लूकोज और यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब बीटा डी ग्लूकोज रहते हैं तो ये किसके बीच में होते हैं C1 और C5, C1 और C5 के बीच में क्या होते हैं बीटा लिंकेज जुड़े होते हैं, C1 और C4 सॉरी ये C1 2 3 4 हाँ C1 और C4 के बीच में क्या होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं कौन बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं सेलुलोज। ये इंपॉर्टेंट आपका ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन क्या होता है एनिमल बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किसके फॉर्म में स्टोर रहते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन, इसीलिए इनको हम इस एनिमल स्टार्च भी कहते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होते हैं माइलोपेक्टिन के जैसे। वो अलग बात है कि बहुत ज़्यादा ब्रांच होता है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं लीवर में मसल्स में ब्रेन में। जब बॉडी को ग्लूकोज की नीड्स होती है तो एंजाइम ब्रेक कर देते हैं किसको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। कहाँ कहाँ पाया जाता है ईट्स और फंजाई में। ग्लाइकोजन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या क्या हमने देखा पहला पॉइंट देखा क्या कि कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर रहते हैं बॉडी में किसके फॉर्म में रहते हैं किसके एनिमल बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहते हैं। दूसरा चीज़ हमने देखा इसी इनका नाम एनिमल स्टार्च क्योंकि इनका स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन से मैच करता है। तीसरा चीज़ हमने ये पढ़ा क्या कि ये लीवर मसल्स और ब्रेन में पाए जाते हैं। चौथा चीज़ हमने ये देखा कि जब बॉडी को ग्लूकोज की नीड होती है तो एंजाइम ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। और फोर्थ चीज़ हमने देखी कहाँ कहाँ पाया जाता है फंजाई और ईस्ट में। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो ना ग्लाइकोजन का इंपॉर्टेंट है बाबू ध्यान देना ये चीज़। चलो आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये ऐसा फालतू सा टॉपिक है पढ़ ले रहे हैं बस। क्या होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है प्लांट एनिमल में रहता है चीनी में रहता है सेलुलोज में होता है सेल वॉल बैक्टीरिया इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ठीक, पढ़ लेना खुद से चीज़। चलो यहाँ हमारा क्या हुआ एक कार्बोहाइड्रेट टॉपिक क्या हुआ एंड हुआ। चलो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं हम एक बार फिर से। कौन कौन से आपके मोनोसेक्राइड्स हैं नेम जैसे फ्रक्टोज ये कौन है, कौन कौन से डाइसेक्राइड्स हैं और कौन कौन से पॉलीसेक्राइड्स हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है डाइसेक्राइड्स या फिर पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो किन से मिलकर बने होते हैं। जैसे ग्लूकोज किससे मिलकर बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से। वैसे माल्टोज का और लैक्टोज का स्टार्च का सेल्यूलोज का सबका पूछ सकता है। ठीक,
तीसरा आपका क्वेश्चन क्या है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में अंतर क्या होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में पैक्टिन, ठीक। चौथा यहाँ से बनता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होते हैं, ठीक। और क्या बनता है, पांचवा चैप्टर आपका ग्लाइकोजेंस। टेस्ट ऑफ ग्लूकोज, हमने 5 रिएक्शन लिखवाए हैं, किसके किसके लिए कि कार्बन की कितनी चाहिए होती है इसमें, OH ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, इन सब के लिए। और 7वां जो पूछ सकता है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पे, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। साइक्लिक कौन सा, कैसे एक क्वेश्चन और बन सकता है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट साइक्लिक और ओपन चेन ग्लूकोज, ओपन चेन ग्लूकोज और साइक्लिक वाले को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके 8 क्वेश्चन है और 100% चांसेस है कि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन तो आएंगे ही इन 8 क्वेश्चन में, ठीक है। और भी ज़्यादा आ सकते हैं पर हाँ 3-4 क्वेश्चन तो पूछ ही लेगा, ठीक है। तो यहाँ से कार्बोहाइड्रेट आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोटीन, वो हम नेक्स्ट क्लास में